हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ जेवीएम वर्क्स और जेवीएम का जो बेसिक आर्किटेक्चर है, जो जेवीएम का आर्किटेक्चर है, उसको हम पूरा समझेंगे। और ये हमारा जेवीएम जो है, ये हमारा इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में कितनी बार इंटरव्यू पूछ देते हैं कि हाउ जेवीएम वर्क्स मीन्स इसका जो वर्किंग है, जिसका इसका आर्किटेक्चर है, उसको पूछ देते हैं कि कैसे हमारा जो डॉट क्लास फाइल होती है, जो हमारी डॉट क्लास फाइल होती है, डॉट क्लास फाइल, वो कैसे कहता है, उसको कैसे वो एग्जीक्यूट होती है। तो ये चीज पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर। इसलिए हम इसको एक बार ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको हम एक बार समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि जेवीएम क्या होता है। तो जेवीएम इज अ वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन एक्ट एज अ रन टाइम इंजन टू रन द जावा एप्लीकेशंस। ये हमारा एक जावा वर्चुअल मशीन है जो कि क्या करता है, जावा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जेवीएम यूज होता है। ठीक, जेवीएम कॉल द मेन मेथड प्रेजेंट इन द जावा कोड। तो जो जो हम जावा कोड लिखते हैं, उसका जो मेन मेथड होता है, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है, उसी को जेवीएम कॉल करता है। हम ये भी चीजें डिस्कस करेंगे बाद में, कि मेन मेथड क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, और जेवीएम उसको कॉल कैसे करता है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है, तो अभी के लिए ये जान लीजिए कि जेवीएम जो है, जो हम जावा कोड लिखते हैं, उस जावा कोड का जो मेन मेथड होता है, उसको कॉल करता है जेवीएम। ठीक, अब उसके बाद क्या है, ये थर्ड पॉइंट है। जेवीएम इज अ पार्ट ऑफ जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये हमारा एक जेआरई का जो पार्ट है, वो एक जैसे जेआरई का जो पार्ट है, वो जेवीएम जेआरई का एक पार्ट है। ठीक, अब जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड एंड रन जावा एप्लीकेशंस। जो जेवीएम होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारी डॉट क्लास फाइल होती है, उसको लोड करता है और उसको उसको रन करता है। तो यही हमारा थर्ड फोर्थ पॉइंट था। अब इस चीज को हम एग्जांपल में समझते हैं। अभी थ्योरी हो गया, थ्योरी के बाद अब हम ये इसका प्रैक्टिकल समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमने कोई जावा क्लास लिखा है, जो कोई हमने प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम मान लीजिए हमने एक लिया है क्लास, लिया है एक हमने टेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा है। ठीक है, और उसमें हम मेन मेथड भी लिखे हैं। ठीक, अब जब हम इस प्रोग्राम फाइल को सेव कैसे करेंगे, अब इस फाइल को, ये जो हमारी जावा फाइल है, इसको हम सेव कैसे करेंगे। इसको हम सेव करते हैं बाय द क्लास नेम। तो ये हमारा टेस्ट डॉट, हम जावा का एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। जब हम इसको जावा का एक्सटेंशन देंगे, तो हमारा जो जेडीके जो जेवीएम होगा, वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये जावा फाइल है। तो इस तरीके से हम इसको सेव करते हैं। ये हमारा सेव हुआ, इस तरीके से हम इसको सेव करेंगे। ठीक, अब इसको हम जब कंपाइल करेंगे, तो ये हमारा डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। तो कंपाइल करने के लिए क्या होता है, जब हम इसको इस नाम से सेव किए हैं, तो हम इसके बाद ये कमांड देते हैं। ये जो हमारा जावा सी टेस्ट डॉट जावा कमांड है, ये हम देते हैं। तो ठीक है, अगर हम इसको देते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो ये क्या करता है, इस जो टेस्ट डॉट जावा फाइल है, इससे इससे ये जो नॉर्मल कोड है इसके अंदर, इससे इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है मीन्स इसका एक टेस्ट डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, टेस्ट डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। तो इसी को हम बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। ये जब हम कंपाइल करते हैं, तो हमारी जिस जो भी क्लास नेम होता है, उसी नाम से एक क्लास फाइल जनरेट होती है। तो अभी हमारा टेस्ट डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गया। तो ये हमारा टेस्ट डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम इसको रन करने जाएंगे। तो जब हम वो जो कमांड देते हैं जावा टेस्ट, ये हमारा जो कमांड है, ये हमारा कमांड है, अगर हम इसको देंगे, तो ये हमारी जो डॉट क्लास फाइल है, इसको रन करेगा जेवीएम। तो जेवीएम रन करने के लिए, जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है, दिस डॉट क्लास फाइल गोज इनटू वेरियस स्टेप व्हेन वी रन इट। जब भी हम ये जावा कमांड देंगे, जावा टेस्ट, ये जो रन कमांड देंगे, तो ये जो टेस्ट क्लास फाइल को जो रन करने जाएगा, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और उन्हीं स्टेप्स को टुगेदरली हम उसको जब पूरे इकट्ठा कर कलेक्ट करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि जेवीएम आर्किटेक्चर क्या होता है। क्योंकि ये जो भी चीजें होती हैं, इसके बाद जब हम ये रन कमांड देते हैं, तो पूरा वो जेवीएम ही हैंडल करता है। तो हम एक बार आर्किटेक्चर पे आते हैं और इसको समझते हैं। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है। तो देखिए, अब हम इसमें समझते हैं कि पहले क्या होता है। पहले हमारा जो डॉट क्लास फाइल होता है, जो हम जैसे हम जो एक प्रोग्राम लिखेंगे, जो टेस्ट डॉट जावा एक हमने प्रोग्राम लिखा, उससे हमने क्या किया, कंपाइल करके एक डॉट क्लास फाइल बनाया। ये डॉट क्लास फाइल है। अब ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये सबसे पहले जाएगा। ये हमारा पूरा जेवीएम का आर्किटेक्चर हो गया। ये हमारा पूरा जेवीएम का आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, अब ये जो डॉट क्लास फाइल है, हमारा क्लास लोडर सब सिस्टम पे जाएगा। ठीक, अब ये क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करता है भाई, अब इसमें हमारे तीन रोल होते हैं। पहला हमारा होता है लोडिंग का, लोडिंग। आगे हमने इसका आर्किटेक्चर हम पूरा समझेंगे। अभी के लिए हम बस इतना समझ लें कि इसके तीन स्टेप्स होते हैं, लोडिंग, लिंकिंग एंड थर्ड जो होता है हमारा, वो होता है हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ये हमारे तीन स्टेप्स होते हैं ये क्लास लोड सब सिस्टम के। अब ये जब
लोडिंग होता है, तो लोडिंग में बस हम एक बार आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देते हैं लोडिंग क्या होता है। देखिए लोडिंग में क्या करता है कि जो भी हमारा डॉट क्लास फाइल होता है ना, ये इसको पूरे को रीड करता है क्लास लोडर। इस पूरे को रीड करता है लाइन बाय लाइन, और इससे जो कहता है हमको जनरेट करता है, एक बाइनरी डेटा जनरेट करता है, एक बाइनरी डेटा जनरेट करता है इस डॉट क्लास फाइल से। ठीक। उस और इस जो बाइनरी डेटा का जो इंफॉर्मेशन होता है, जो भी चीजें होती हैं, वो इंफॉर्मेशन को ये मेथड एरिया में स्टोर करता है। ये जो हमारा मेमोरी है, ये हमारा वेरियस मेमोरी एरियाज है, तो इसके मेथड एरिया में ये जो भी हम बाइनरी डेटा जनरेट होता है उसको स्टोर करते हैं हम। तो उस बाइनरी डेटा में क्या क्या चीजें होती हैं, तो प्री क्वालिफाइड, फुल्ली क्लासिफाइड, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम होता है, उसका पेरेंट, इमीडिएट पेरेंट्स होता है, उसका पूरा नेम होता है। फिर जो हमारे मेथड के इंफॉर्मेशन, वेरिएबल के इंफॉर्मेशन, सब कुछ इसमें मेथड एरिया में स्टोर करता है। अब लिंकिंग का क्या प्रोसेस है भाई, लिंकिंग में भी 3 स्टेप्स है। अब वो चीज हम समझेंगे कि वेरिफिकेशन क्या होता है इसमें, लिंकिंग में वेरिफिकेशन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। वेरिफिकेशन है, देन उसके बाद आपका प्रिपेयर है, प्रिपेरेशन और प्रिपेयर बोल दो आप, और थर्ड जो इसका है रिजॉल्व वाला है। ये 3 चीजें हैं लिंकिंग में, ये भी हम समझेंगे। उसके बाद इनिशियलाइजेशन है। तो अब उसके बाद जब ये सब चीजें होती हैं, तो ये जो तीनों स्टेप्स होता है, इसमें क्या होता है, मेथड एरिया और हीप एरिया में हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। ठीक है, जो मेथड एरिया में होता है, तो मेथड एरिया की हम इसकी बात कर लेते हैं, मेमोरी की। तो मेथड एरिया में क्या होता है, इसमें देखिए भाई, इसमें क्लास लेवल की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। क्लास लेवल की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, प्लस जो भी स्टैटिक मेंबर होते हैं। स्टैटिक मेंबर मीन्स कि जो भी हमारा स्टैटिक ब्लॉक्स हो गया या स्टैटिक वेरिएबल हो गया, उन सब की कहता है ब्लॉक्स और वेरिएबल, ब्लॉक्स और वेरिएबल, वो सब की इंफॉर्मेशन हमारी मेथड एरिया में स्टोर होती है। ठीक। और हमारा जो हीप एरिया है, इसमें क्या होता है, हीप एरिया में हमारा जो ऑब्जेक्ट लेवल की जो इंफॉर्मेशन होती है, क्लास के जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारी हीप एरिया में स्टोर होती है। स्टैक एरिया क्या होता है, स्टैक एरिया जैसे कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें जो भी थ्रेड्स रन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम लिखा, तो प्रोग्राम में हमारे जो भी थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं, या फिर मान लीजिए प्रोग्राम ही हो गया, तो प्रोग्राम का जो भी हमारा जेवीएम होता है, वो एक रन टाइम स्टैक बनाता है। रन टाइम स्टैक जो होता है, इस तरीके से होता है, एक रन टाइम स्टैक। और इसमें हमारा सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता जाता है, जो भी हमारा करंट थ्रेड होता है उसका। ठीक है, और वो जो हमारा रन टाइम स्टैक होता है, वो हमारे स्टैक एरिया में स्टोर होता है। ठीक है, तो हर थ्रेड का अलग अलग स्टैक एरिया होता है। हाँ, ये बताना मैं भूल गया, मेथड एरिया, हर एक जेबीएम का, तो एक जेबीएम का एक ही मेथड एरिया होता है, और हीप एरिया भी एक ही होता है। तो ये शेयर्ड रिसोर्स होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका मल्टीपल जावा प्रोग्राम रन कर रहा है, तो सब सब यही सेम, सब यही मेथड एरिया यूज करेंगे, और सब यही हीप एरिया यूज करेंगे, पर स्टैक एरिया हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अभी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है इसको स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। जो भी हमारा थ्रेड्स होता है, करंट थ्रेड का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, उसको स्टोर करते जाता है। तो ये भी हमारे हर थ्रेड के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक, ये हमारा शेयर रिसोर्स नहीं है, ये दोनों हमारा शेयर रिसोर्स नहीं है। और नेटिव मेथड का, जो भी हमारा नेटिव मेथड होता है, नेटिव मेथड मतलब क्या होता है कि जो हमारा C++ या फिर सी जो ओल्ड लैंग्वेज है, उसका कोई मेथड यूज करते हैं, तो उसको जो भी उसके इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको हम नेटिव मेथड स्टैक में स्टोर करते हैं, इस एरिया में स्टोर करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन इंजन क्या होता है। अब एग्जीक्यूशन इंजन क्या होता है, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, और फिर हम एग्जीक्यूशन इंजन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब एग्जीक्यूशन इंजन में 3 चीजें होती है हमारा। एक होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर होता है। ठीक। दूसरा होता है हमारा जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JIT होता है। एंड थर्ड जो होता है हमारा, वो हमारा होता है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, GC होता है, इसको GC बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरप्रेटर क्या करता है, जो हमारा बाइट कोड है, ये जो डॉट क्लास फाइल की जो बाइट कोड है, उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर का काम ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है इंटरप्रेटर में, इसके वजह से ही JIT आया है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेम मेथड बार बार कॉल हो रहा है, या फिर रिपीटली कॉल हो रहा है, तो क्या इंटरप्रेटर बार बार उसको इंटरप्रेट करेगा एक एक लाइन को, और फिर उसको एग्जीक्यूट करते जाएगा। तो ये हमारा टाइम टेकन प्रोसेस हो गया, और इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम JIT कंपाइलर यूज करते हैं। JIT कंपाइलर क्या करता है कि जो हमारा जो डॉट क्लास फाइल होती है ना, उसको पूरे को एक ही बार में स्टार्टिंग में ही वो क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को एक बाइट नेटिव कोड में कन्वर्ट कर लेता है। जो नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है बाइट कोड को, डॉट क्लास फाइल में हमारा बाइट कोड होता है, बाइट कोड को वो नेटिव कोड में कन्वर्ट कर लेता है। और जब इंटरप्रेटर में रिपीटेड मेथड जब कॉल होता है, तो ये डायरेक्टली इंटरप्रेटर को वो नेटिव कोड प्रोवाइड कर देता है। तो हम इंटरप्रेटर को दोबारा से उस मेथड को इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि रिपीटेड कॉल हो रहा है।
ठीक है, तो इससे हमारा ये ऑप्टिमाइज हो जाता है। आप ये समझे नहीं तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैं एक शॉर्टकट बताया बस इसका थोड़ा सा। और जेसी क्या होता है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट रेफरेंस जिसका भी कोई रेफरेंस नहीं होता है, तो उसको गार्बेज कलेक्टर उसको डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब ये नेटिव मेथड एरिया इंटरफेस और ये सब चीजें जो है ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे वाले स्लाइड में। ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यही हमारा एक जेवीएम आर्किटेक्चर हो गया पूरा। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, बाकी आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हम क्लास लोडर सब सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो क्लास लोडर सब सिस्टम जैसे हमने डिस्कस किया था, ये हमारी 3 एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला हमारा लोडिंग, देन हमारा लिंकिंग, और तीसरा हमारा होता है इनिशियलाइजेशन। अब लिंकिंग में भी 3 चीज होती है, वेरिफिकेशन, प्रिपेयर आई मीन प्रिपरेशन एंड रिजोल्यूशंस। ये 3 चीज होती है। देखिए, अब जो हमारी डॉट क्लास फाइल आती है, पहले वो हमारा लोडिंग में जाती है, लोडिंग के बाद हमारा लिंकिंग में जाती है। तो लिंकिंग में वेरीफाई करता है, फिर प्रिपेयर करता है, फिर रिजॉल्व करता है, उसके बाद इनिशियलाइज करता है। अब हम देख लेते हैं कि लोडिंग में क्या होता है। द लोडिंग, द क्लास लोडर रीड द डॉट क्लास फाइल एंड जनरेट द करस्पॉन्डिंग बाइनरी डेटा एंड सेव द बाइनरी डेटा इन द मेथड एरिया। ठीक है, जो हमारी डॉट क्लास फाइल होती है, उससे क्या होता है, जो क्लास लोडर होता है उससे उसको रीड करता है, और उससे क्या होता है एक बाइनरी डेटा जनरेट करता है। ये जो बाइनरी डेटा होता है, इसमें हमारे जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसको कहता है मेथड एरिया में स्टोर करता है। ये हमने डिस्कस कर रखा है कि जो हमारी डॉट डॉट क्लास फाइल आएगी उसको हमारा क्लास लोडर रीड करेगा। रीड करने के बाद उससे एक जनरेट करेगा बाइनरी डेटा, और बाइनरी डेटा का जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको हम एक मेथड एरिया में स्टोर करेगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जेवीएम क्या क्या चीजें मेथड एरिया में स्टोर करता है। फॉर ईच डॉट क्लास फाइल जेवीएम स्टोर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द मेथड एरिया। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भाई जेवीएम स्टोर करता है मेथड एरिया में? तो देखिए, द फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द लोडेड क्लास, इंटरफेस, एनम। अब देखिए, जो भी हमारा क्लास हो या एनम हो या फिर इंटरफेस हो, उसका जो भी फुल्ली क्वालिफाइड नेम होता है उसको क्या होता है मेथड एरिया में स्टोर करता है। साथ में उसके इमीडिएट जो पेरेंट्स क्लास होते हैं उसके कहता है, उसके फुली क्वालिफाइड नेम को भी स्टोर करता है मेथड एरिया में। और सेकंड पॉइंट क्या है, वेदर द डॉट क्लास फाइल इज रिलेटेड टू द क्लास इंटरफेस एनम। अब ये इसमें ये भी स्टोर करता है इंफॉर्मेशन कि ये जो हमारा लोडेड क्लास है, जो हमारा डॉट क्लास फाइल थी, वो हमारा क्लास है, एनम है, इंटरफेस है, तो वो भी हमारा इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करता है। थर्ड होता है कि जो भी उसके मॉडिफायर्स होंगे उस क्लास के, हम ये मॉडिफायर डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिए, तो मॉडिफायर हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो मॉडिफायर हो गया, वेरिएबल्स हो गया, और मेथड का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है वो मेथड एरिया में। तो ये हमारा लोडिंग का पूरा काम हो गया। लोडिंग के बाद ये लिंकिंग पे जाता है। लिंकिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। अब देखिए, अब लोडिंग के बाद एक चीज और होता है, आफ्टर लोडिंग डॉट क्लास फाइल इमीडिएटली जेवीएम विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप क्लास टू रिप्रेजेंट द क्लास लेवल बाइनरी इंफॉर्मेशन ऑन द हीप मेमोरी। देखिए, अब जो डॉट क्लास फाइल होती है जब लोडिंग हो जाता है, तो उसके बाद जेवीएम तुरंत ही जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होता है तुरंत ही जेवीएम क्या करता है, उस जो क्लास होती है उस क्लास के टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, जो कि उस वो रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है उस ऑन द हीप एरिया, हीप मेमोरी में उसका बाइनरी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। तो आफ्टर दैट दिस क्लास ऑब्जेक्ट, अब देखिए, अब ये जो क्लास ऑब्जेक्ट उसने जेवीएम ने क्रिएट किया, अब जैसे जो भी हमारा डॉट क्लास फाइल आ गई, लाइक टेस्ट क्लास फाइल को हमने दिया है, ठीक है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जेवीएम, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और यही हमारा बाइनरी इंफॉर्मेशन होता है उस क्लास का, वो हीप एरिया में स्टोर हो जाता है। ठीक, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट लेवल का होता है वो हमारे हीप एरिया में स्टोर होता है। तो एक हम हीप एरिया में भी इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जेवीएम उसको उसका पूरा बाइनरी इंफॉर्मेशन उसमें रख लेता है हीप एरिया में। ठीक, अब जो भी हमारे जो प्रोग्रामर होते हैं, जो भी हमारे जावा के प्रोग्रामर होते हैं, अगर उस क्लास का इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होता है, क्लास लेवल इंफॉर्मेशन, तो वो क्या करते हैं कि ये पढ़ लेते हैं पूरा स्टेटमेंट। दिस क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी यूज बाय द प्रोग्रामर फॉर गेटिंग द क्लास लेवल इंफॉर्मेशन। वही हमने डिस्कस किया कि जो भी हमें क्लास लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वो इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको मिल जाता है, लाइक द नेम ऑफ द क्लास, पेरेंट नेम, मेथड्स एंड वेरिएबल इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमने ये सारी चीजें, क्लास लेवल की सारी इंफॉर्मेशन हमने बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करके और मेथड एरिया और हीप एरिया दोनों में रखा हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा हीप एरिया में स्टोर है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको डेवलपर को उसका सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है उस क्लास का। टू गेट दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वी कैन यूज द गेट क्लास मेथड ऑफ अ ऑब्जेक्ट क्लास। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट क्लास है, एक हमारा जावा में एक ऑब्जेक्ट क्लास है, उसका जो डॉट गेट क्लास जो मेथड है, इस मेथड को यूज करके हम उसका सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उस क्लास का, जो कि हीप एरिया में उसका ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। ठीक, अब लिंकिंग का हम बात कर लेते हैं। तो लिंकिंग क्या होता है? लिंकिंग में परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन
लिंकिंग क्या होता है, परफॉर्म करता है वेरिफिकेशन, प्रिपरेशंस एंड रिजोल्यूशंस। अब वेरिफिकेशन में क्या होता है, देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर हम ये रीड भी करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करता है कि जो भी हमारा डॉट क्लास फाइल होती है ना, उसको क्या आता है, ये वेरीफाई करता है पहले कि क्या आता है, ये प्रॉपर फॉर्मेटेड है या नहीं, और साथ में ये वैलिड जावा कंपाइलर से जनरेट हुआ है या नहीं। तो ये दो चीज इसमें वेरीफाई करता है, और इसमें अगर कुछ भी एरर आता है तो ये रन टाइम एरर दे देता है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं वेरिफिकेशन। It ensure the correctness of the dot class file, i.e., it check whether this file is properly formatted and generated by a valid compiler or not. वही चेक करता है कि वैलिड कंपाइलर से ये जनरेट हुआ है या नहीं। अगर इफ द वेरिफिकेशन फेल, वी विल गेट रन टाइम एक्सेप्शंस कॉल्ड जावा डॉट लैंग डॉट वेरीफाई एरर। ठीक है, ये हमारा रन टाइम एक्सेप्शन आ जाता है, एरर आ जाता है जो भी है। अब उसके बाद प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन में क्या होता है, जेबीएम एलोकेट द मेमोरी फॉर क्लास स्टैटिक वेरिएबल्स एंड इनिशियलाइज द मेमोरी टू डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखिए प्रिपरेशन में क्या होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए जो भी हमारे क्लास में स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, जो कि स्टैटिक ब्लॉक्स हो गया, या फिर हमारे स्टैटिक वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों चीजों का जो भी होता है, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता है डिफॉल्ट वैल्यू से इन प्रिपरेशन में। तो इसको कहता है, पहले मेमोरी एलोकेट कर देता है जेबीएम, और उसके बाद इसको इनिशियलाइज कर देता है, जो भी इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो भी है, जिस टाइप का डेटा टाइप है उस हिसाब से उसका डिफॉल्ट वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई क्लास में कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे कि स्टैटिक इंट एक्स। तो अब इसका जो भी इंट का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, वो इसको प्रिपेयर में इसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगा। ठीक, अभी प्रिपेयर के बाद हम रिजोल्यूशन देखते हैं। रिजोल्यूशन में क्या करता है, जो हमारा सिंबॉलिक नेम होता है उसको ओरिजिनल नेम से रिप्लेस कर देता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम इनिशियलाइजेशन में देखते हैं क्या होता है। इनिशियलाइजेशन इन दिस फेज ऑल स्टैटिक वेरिएबल। अब देखिए इनिशियलाइजेशन में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनिशियलाइजेशन में देखिए, प्रिपरेशन में क्या था कि देखिए प्रिपरेशन में क्या था कि इसमें क्या हुआ कि जो भी हमारे स्टैटिक मेंबर्स हैं, उसका जेवीएम ने उसका एलोकेट कर दिया, उसको मेमोरी, ठीक, उसका मेमोरी एलोकेट कर दिया, मेमोरी एलोकेट किया, और उसका जो उसको इनिशियलाइज कर दिया उसके डिफॉल्ट वैल्यू से, उसके डिफॉल्ट वैल्यू से उसने इनिशियलाइज किया। अब इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि जो उसका एक्चुअल वैल्यू होता है, जो कोड में लिखा हुआ है कि मान लीजिए इंट एक्स इक्वल टू 10, स्टैटिक इंट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, तो जो इसका एक्चुअल वैल्यू है, तो पहले क्या करेगा जेबीएम, पहले हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल, मान लीजिए स्टैटिक है, पहले हमारा जेवीएम क्या करेगा, एक्स इक्वल टू जीरो कर देगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है जीरो होती है। तो ये पहले हमारा प्रिपरेशन में कर देगा एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमको एक मेमोरी एलोकेट कर दिया कि भाई आपको इतना स्पेस मिल रहा है इस वेरिएबल को। अब उसके बाद जब इनिशियलाइजेशन स्टेप्स आएगा, तो उसमें क्या होगा कि ये जो हमने क्लास में डिफाइन किया हुआ एक्स इक्वल टू 10, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये एक्चुअल वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। तो वही लिखा हुआ है इसमें, int in this phase all the static variable are assigned with their actual value डिफाइन इन द कोड। जो हमने कोड में डिफाइन किया हुआ है वो एक्चुअल वैल्यू उस स्टैटिक वेरिएबल्स में असाइन हो जाएगी, और स्टैटिक ब्लॉक में, ठीक, अगर स्टैटिक ब्लॉक है तो। दिस इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द क्लास एंड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अब देखिए मान लीजिए किसी क्लास में, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, किसी क्लास में पहला स्टैटिक इंट एक्स इक्वल टू 10 लिखा है, दूसरा स्टैटिक इंट जेड इक्वल टू 20 लिखा है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि पहले, सबसे पहले किसको इनिशियलाइज करेगा, टॉप टू बॉटम। तो पहले एक्स को इनिशियलाइज करेगा, देन वाई को करेगा। जैसे जैसे हम, ये हमारा टॉप टू बॉटम है, तो ये इस तरीके से आएगा, ये पहले जो क्लास लेवल से जो ऊपर से स्टार्ट करेगा और डाउन तक जाएगा। ठीक, और अगर पेरेंट क्लास है तो पहले पेरेंट को करेगा, फिर उसके बाद उसके चाइल्ड क्लास को करेगा। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन फेज हो गया इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा लिंकिंग में क्या क्या, और ये पूरा जो क्लास लोडर का क्या काम है, वो पूरा आपको समझ में आया होगा। अब हम जेवीएम मेमोरी की बात कर लेते हैं। जेवीएम मेमोरी में पहला हमारा मेथड एरिया होता है। तो मेथड एरिया का मैं बता देता हूँ, इसमें दो चीज इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एक हमारा जो क्लास लेवल इंफॉर्मेशन होती है, क्लास लेवल की सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। दूसरा हमारा क्या होता है, जो भी स्टेटिक मेंबर्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है। ये दो चीज हमारा मेथड एरिया में स्टोर होता है। और ये भी जावा 8 के बाद ये स्टेटिक मेंबर का जो भी चीजें हैं वो हमारी हीप मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। इन द मेथड एरिया all the class level informations like class name, immediate parent, class name, method name and variable informations etc are stored।
ठीक है, मेथड एरिया में वही होता है कि जो भी क्लास लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि क्लास का नेम हो गया, इमीडिएट उसके जो पेरेंट क्लास है उसका नेम हो गया, मेथड का इंफॉर्मेशन और उसके वेरिएबल का इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें मेथड एरिया में स्टोर होती है, इंक्लूडिंग द स्टैटिक वेरिएबल भी स्टोर होता है। ठीक है, एंड दिस इज ओनली वन मेथड एरिया पर जेवीएम। और देखिए मैंने ये भी बता रखा है आपको कि हर एक जेवीएम का, पर जेवीएम का एक ही मेथड एरिया होता है, और वो हमारा शेयर्ड रिसोर्स होता है। अगर आपका मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं आपके सेम मशीन में, तो क्या होता है, वो जो मेथड एरिया होगा उसमें सारे प्रोग्राम के क्लास लेवल का इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, और वो अपने अपने प्रोग्राम का, अपने जेवीएम उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा और उसको यूज करेगा। ठीक है, एंड फॉर जावा 8 स्टैटिक वेरिएबल आर नाउ स्टोर्ड इन हीप एरिया। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आफ्टर जावा 8 स्टैटिक वेरिएबल्स जो भी चीजें होती है उसकी इंफॉर्मेशन, वो सब चीजें वो हीप एरिया में ही स्टोर होती हैं, मेथड एरिया से हटा दिया है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा हीप एरिया में क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट लेवल का इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे हीप एरिया में स्टोर होता है। तो यही लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द हीप एरिया, देयर इज ऑल्सो वन हीप एरिया पर जेबीएम। और ये भी हमारा शेयर रिसोर्स होता है, हर एक जेबीएम का एक ही हीप एरिया होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जैसे पहले हम डिस्कस करके फिर उसके बाद हम ये इसका जो पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता होगा, इसलिए मैं पहले थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेता हूँ। स्टैक एरिया में मैंने बताया था कि थ्रेड्स होते हैं, अलग मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, तो सब थ्रेड क्या अलग अलग रन टाइम स्टैक बनता है, तो वही चीज़ है इसमें। तो देख लेते हैं, फॉर एवरी थ्रेड जेवीएम क्रिएट वन रन टाइम स्टैक विच इज स्टोर्ड हियर। ठीक है, हर एक थ्रेड का जो भी हमारा प्रोसेस चलता है जेवीएम में, वो हर एक प्रोसेस के लिए एक रन टाइम स्टैक क्रिएट होता है। उसमें सारे जो भी मेथड होता है, जो भी मेथड कॉल हो रहे हैं, सबका इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होता रहता है। और ये जब थ्रेड डिलीट होता है तो ये हमारा स्टैक भी डिलीट हो जाता है। और स्टैक स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये हमारा रन टाइम स्टैक इस स्टैक एरिया के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, तो फॉर एवरी थ्रेड जेवीएम क्रिएट वन रन टाइम स्टैक विच इज स्टोर्ड इन हियर, एंड every block of this stack is called activation record and stack frame। ठीक है, इसका जो भी ब्लॉक होता है स्टैक एरिया का, वो हर एक उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और स्टैक फ्रेम बोलते हैं उसको। और विच स्टोर मेथड कॉल्स, और वो हमारा हर एक मेथड को हर एक मेथड कॉल्स को स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए एक मेथड से दूसरे मेथड पे गया, जैसे मेन मेथड से हमने किसी और मेथड पे कॉल किया, टेस्ट मेथड पे कॉल किया, फिर M1 मेथड पे कॉल किया, तो ये सबका इंफॉर्मेशन एक बाय एक इसमें रखता है रन टाइम स्टैक में। ठीक है, and after a thread terminate, its runtime stack will be destroyed by the JVM। It is not a shared resource। ये हमारा शेयर रिसोर्स नहीं होता है, और जब भी हमारा थ्रेड डिलीट होता है, डिस्ट्रॉयड होता है, तो उसका रन टाइम स्टैक भी अपने आप डिलीट हो जाता है, जीवीएम डिलीट कर देता है उसको। हमें एक्सप्लिसिटली उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब पीसी रजिस्टर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है। देखिए, अभी क्या करता है, स्टोर एड्रेस ऑफ करंट एग्जीक्यूशन थ्रेड। अब देखिए, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, जो भी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे करंट इंस्ट्रक्शन होंगे, उसको क्या होता है, ये स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में। और जैसे ही वो थ्रेड कहता है कंप्लीट होता है, तो ये सारा चीजें जो होती हैं डेटा, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और ये भी हमारा सेपरेट पीसी रजिस्टर्ड है। हर थ्रेड के लिए अलग अलग ये पीसी रजिस्टर्ड होता है, ये हमारा शेयर रिसोर्स नहीं है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड। ठीक है, अब नेटिव मेथड एरिया मेथड स्टैक्स। अब ये जो मेथड एरिया है, ये जो हमारा मेमोरी एरिया है, ये हमारा जो ओल्ड लैंग्वेज थी सी और C++ की, उसकी क्या होता है, उसके सारे इंफॉर्मेशन को इस एरिया में स्टोर करते हैं। अगर हमने, जैसे जावा हमारा है, जावा में अगर हम C और C++ का कोई ओल्ड मेथड को यूज कर रहे हैं, तो हमारा नेटिव मेथड हो गया, उसी को हम बोलते हैं नेटिव मेथड। और उसके जो भी हमारे रन टाइम स्टैक्स बनेंगे, या फिर जो भी उसका इंफॉर्मेशन होगा, तो वो उस चीज को हम कहते हैं नेटिव मेथड स्टैक्स में स्टोर करते हैं, इस मेमोरी एरिया में हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम लास्ट स्लाइड पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या क्या सीख लिया, हमने इसका क्लास लोडर हमने सीख लिया कि क्लास लोडर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होती हैं। फिर हमारा इसका जो मेमोरी एरियाज है, उसको हमने पूरा समझ लिया है। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड स्टेप्स है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस, ये भी हम एक बार समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। और ये हमने बता रखा है कि 3 पार्ट होते हैं, इंटरप्रेटर, JIT और गार्बेज कलेक्टर। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो इसको हम रीड करते हैं, एग्जीक्यूशन इंजन एग्जीक्यूट द डॉट क्लास फाइल। जो हमारा डॉट क्लास फाइल होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, जो कि बाइट कोड है। इट रीड द बाइट कोड लाइन बाय लाइन। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि जो बाइट कोड होता है उसको लाइन बाय लाइन ये रीड करता है, एंड यूजेस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द वेरियस मेमोरी एरिया, एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस।
ठीक है। अब ये एग्जीक्यूशन इंजन क्या करता है कि जो हमारे जो डॉट डॉट क्लास फाइल है, जो बाइट कोड है, उसको लाइन बाय लाइन रीड करता जाता है, और रीड करता जाता है, और उसका जो भी हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हमारे मेथड एरिया में, हमारे हीप एरिया में, जो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर किया है पूरे मेमोरी एरिया में, तो उसको क्या कहता है, यूज करते जाता है जहां जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और उसको यूज करके इसको एग्जीक्यूट करते जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्लासिफाइड होता है इनटू थ्री पार्ट्स। एग्जीक्यूशन इंजन तीन पार्ट इसके होते हैं एग्जीक्यूशन इंजन के। पहला इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमने जैसे आपको डिस्कस किया था कि इंटरप्रेटर इट इंटरप्रेट द बाइट कोड लाइन बाय लाइन। ये इंटरप्रेटर क्या करता है, जो बाइट कोड होता है उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, और उसको देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा। तब इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कहता है रिपीटेड मेथड कॉल हो रहा है, तो ये बार बार इंटरप्रेट करने जाएगा और बार बार उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले बार बार इंटरप्रेट करेगा, एग्जीक्यूट तो करना ही चाहिए इसको, लेकिन बार बार इंटरप्रेट करेगा तो उसमें टाइम टेकन होता है। और जो चीज इंटरप्रेट हो चुका है उसको दोबारा अगर इंटरप्रेट कर रहा है, तो ये हमारा बिना मतलब का टाइम लग रहा है, उसमें टाइम प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है। इंटरप्रेटर इट इंटरप्रेट द बाइट कोड line by line and then execute. The disadvantage here is that when one method is called मल्टीपल टाइम्स, एवरी टाइम इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। तो यही हमने डिस्कस किया है कि जब भी वो कोई मेथड मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा है, तो उसको बार बार इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करेगा एक एक लाइन को, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा टाइम टेकन है, और ये हमारा इसका डिसएडवांटेज है इसका। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटर को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम JIT का यूज करते हैं। JIT हमारा क्या होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। ये क्या करता है हमारा, it is used to increase the efficiency of an interpreter. It compiles the entire bytecode and change it into the native code. ठीक। So whenever the interpreter see the repeated method call, JIT provide direct native code for that part of for that part. So reinterpretations is not required, thus efficiency is improved. इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए, अगर JIT क्या करता है, जो बाइट कोड होता है, जो हमारा डॉट क्लास फाइल में जो बाइट कोड होता है, इस बाइट कोड को इस बाइट कोड को डायरेक्टली वो नेटिव कोड में कन्वर्ट कर लेता है एक ही बार में। इसको एक ही बार में कन्वर्ट कर लेता है। अब इंटरप्रेटर अपना काम कर रहा है, अगर कोई रिपीटेड मेथड आ रहा है इंटरप्रेटर के पास, तो वो क्या करता है कि वो फिर JIT क्या करता है कि JIT उसको जो भी उसका इंटरप्रेटेड कोड है, जो नेटिव कोड है, उसको तुरंत उसको प्रोवाइड कर देता है उतने पार्ट को, जो भी रिपीटेड पार्ट है उसके लिए। वो जो रिपीटेड पार्ट है उसका जो भी नेटिव कोड है उसको तुरंत प्रोवाइड कर देता है, तो बाद फिर से हमको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो रिपीटेड मेथड को। तो इस तरीके से ये हमारा इंटरप्रेटर को ऑप्टिमाइज करने के लिए JIT का हम यूज करते हैं। ठीक है। और गार्बेज कलेक्टर इट डिस्ट्रॉय द अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं होता है उसको गार्बेज कलेक्टर उसको डिलीट करता है। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन इंजन का पार्ट हो गया। अब जावा नेटिव इंटरफेस और नेटिव मेथड लाइब्रेरी, ये हमारा बहुत ज़्यादा रेयरली यूज होता है, और इसका कुछ ज़्यादा यूजेस नहीं है। बस ये है कि आप नेटिव मेथड का कोई, जैसे नेटिव मेथड क्या होता है, जो ओल्ड हमारा C और C++ लैंग्वेज है उसका कोई मेथड को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लाइब्रेरी को कोई यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो भी चीज़ें होंगी एग्जीक्यूशन इंजन के लिए, वो सब चीज़ें हैं इसमें इंफॉर्मेशन। तो एक बार हम देख लेते हैं। इट इज इंटरफेस दैट इंटरेक्ट विद द नेटिव मेथड लाइब्रेरी एंड प्रोवाइड द नेटिव लाइब्रेरी C and C++ रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। तो ये क्या करता है कि जो भी हमारा C and C++ लाइब्रेरी है उसको प्रोवाइड करता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब भाई नेटिव मेथड को यूज कर रहे हैं, तो उसका जो भी होगा, ये C++ या C से अगर रिलेटेड होगा, तो उस चीज का लाइब्रेरी, C और C++ का लाइब्रेरी इसको प्रोवाइड करता है जिससे वो एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसको बोलते हैं हम JNI। ये भी एग्जीक्यूशन का ही एक पार्ट है। ठीक है। अब अब इसके बाद ये जो नेटिव मेथड लाइब्रेरीज है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटिव मेथड लाइब्रेरीज C and C++ विच इज रिक्वायर्ड बाय द एग्जीक्यूशन इंजन। ठीक है। ये हमको एग्जीक्यूशन इंजन को रिक्वायर्ड होता है। अगर हमारा कोई नेटिव मेथड आया, अगर मान लीजिए हमने कोई अपने प्रोग्राम में नेटिव मेथड यूज किया हुआ है, उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूशन इंजन हमारा, तो उसके लिए वो नेटिव मेथड लाइब्रेरी यूज करता है, नेटिव मेथड लाइब्रेरी यूज करता है, और उसके बाद जो JNI होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा JVM का आर्किटेक्चर हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे आपको जावा और डेटा स्ट्रक्चर का पूरा टॉपिक्स आपको कवर होगा, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।